फिर इंटरव्यू में 50 ही नंबर थे। अब इंटरव्यू की भी मैं इसी में साथ बात कर लूँ। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। इस पूरे रूम में, ज़्यादा हो जाएगा वैसे तो, कितनी एलईडी है? ये पहले से पता था या अभी किसी ने गिन के बताया? किस किस को पता है कितनी एलईडी है यहाँ पर? एग्जैक्ट कोई बताएगा? ठीक है, बच गए आप लोग। नहीं बताना था। होता क्या है इंटरव्यू में, ये यूं कहें कि हम जब किसी को सुनते हैं ना, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, उसमें दो डायमेंशन होती है। एक तो आप इतने कॉन्शियस रहो कि आपके आसपास क्या है सब कुछ पता हो। एक होता है आपको कुछ पता नहीं हो, बस वो सामने वाला क्या बोल रहा है वो पता हो। इंटरव्यू में मेरी यही समस्या थी पिछले वाले में। मुझे सब पता था कि जो चार पैनलिस्ट बैठे उनमें उन्होंने कौन से कपड़े पहने हैं, मेरे और उनकी टेबल के बीच में कितनी डिस्टेंस है, मेरा रूम कितना बड़ा है, उसमें घड़ी कौन सी जगह लग रही है, उसकी दीवार का कलर कौन सा है, छत में और मेरे मतलब छत में और जो आपका जो फर्श है उसमें कितना डिफरेंस है, और मेरी आवाज़ कितनी गूंज रही है। इस बार मैं दो चार लोगों से मिला, मैंने उनको कहा मेरे 50 नंबर आए इंटरव्यू में, हालांकि वो अच्छे नंबर थे, लेकिन फिर भी नॉट सेटिस्फाइंग। मेरा जिस हिसाब से पर्सनैलिटी मैं रखता हूँ या फिर जितना मैं पजेस्ट करता हूँ, मुझे उम्मीद थी अच्छी आएंगे, लेकिन नहीं है। फिर मैंने एक दो से पूछा तो उन्होंने मुझसे पूछा तेरे को ये सब पता था क्या? मैंने कहा हाँ मुझे सब पता था कि और रूम में क्या था। उन्होंने मुझे ये कहा नहीं होना चाहिए था। मैंने यार सर हम कहते हैं ना कि कॉन्शियस रहो आप, अपने आसपास सब पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने कहा वो जगह होती है, इंटरव्यू में आपको कभी पता नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा बात तो सही है, मुझे जब इतनी डिटेल पता है इसका मतलब मैंने वो समय अलग से तो निकाला नहीं होगा ना इंटरव्यू में। वो मतलब वो मुझे जब कुछ पूछ रहे थे या फिर मैं जब उनको कुछ जवाब दे रहा था, मैंने तब ही वो चीज़ें देखी है ना। इसका मतलब मेरा ध्यान उन पे नहीं था। ध्यान उन पे नहीं था मतलब मैं उनके क्वेश्चंस ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था। क्वेश्चंस मैंने ऑब्जर्व नहीं किए मतलब मैं आंसर नहीं दे पा रहा था। तो ये इंटरव्यू में सबसे बड़ी कमी है। हमेशा कॉन्शियस रहना होता है, और ज़्यादा आसपास की चीज़ें ना ध्यान करके वो चार लोग क्या कर रहे हैं कैसे हैं वही ध्यान रखना है। हालांकि इस बार वाले में भी मुझे पता है घड़ी कहाँ थी, पानी की बोतल कहाँ रखी हुई थी, दीवार कैसी थी, लेकिन वो एक एक दो सेकंड, स्टार्टिंग एक दो मिनट में ही हो गया था। उसके बाद में मुझे मैं मेरे को जैसे होता है ना इंटरव्यू में हमें हर चीज़ ध्यान रखनी होती है। आप थोड़ा अच्छे बैठो, आपका हैंड मूवमेंट हो, आई कांटेक्ट हो, सारी चीज़ें। उनमें मेरे ये भी था कि आपको आसपास का कुछ नहीं देखना। ये भी मैं बार बार ट्राई कर रहा था। इंटरव्यू वाली बात तो आगे की है, उम्मीद करेंगे जब आप मेंस में अच्छा स्कोर करते हो ना तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा ही जाता है, क्योंकि आप उस स्तर तक पहुंच चुके होते हो कि आपके सारे कंसेप्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम फोर्थ पेपर की बात कर लूँ। जितना मैं जानता हूँ आईएएस में भी शायद होता है। आप में से कोई एस्पिरेंट है जो यूपीएससी का कर रहा है? हम्म, मतलब इंटीग्रेटेड है ना? तो यहाँ तो चाहिए उनकी दुनिया में भाग रहा बस एक बार कोर्स करके टारगेट तो पहले यूपीएससी होता होगा ना जब वैकेंसी है तब। बस सारे ही हो ना? तो हिंदी इंग्लिश होती है ना शायद? तो दोनों के लिए सेम है ना? अब हिंदी इंग्लिश ग्रामर भी आती है उसमें। तो अब देखो ग्रामर और जीके में जीएस में यही सबसे बड़ी वो है एक सिमिलैरिटी, कि ये जीएस की तरह बिहेव करते हैं कई बार। आपको कुछ क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं आया तो ना आया। इसलिए इस बार मैंने क्या किया 23 वाले में, मैंने ग्रामर पे ध्यान ना देके कॉम्प्रिहेंसिव पे ध्यान दिया। तो आप भी आगे से ध्यान रखना, ग्रामर पे उतना ही समय इन्वेस्ट करना है, उससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पे ध्यान देना है। क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पर जब आप ध्यान देते हो ना तो तीनों पेपर है ना, इन तीनों की सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि ये आपसे आंसर राइटिंग की डिमांड कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन। और आपका जो ये है ना, इसमें भी आप अगर 50 नंबर का अगर इसकी मैं बात करूँ, 50 नंबर की हिंदी की और लगभग 20-30 की इंग्लिश की होती है। बाकी का लगभग 1/3 सॉरी 130 या 140 का जो वेटेज है वो कॉम्प्रिहेंसिव पे होता है। तो आप हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव पे ध्यान रखना आगे से ग्रामर के साथ में, है ना? अब बात निकल के आती है कि जो अभी हम तैयारी कर रहे हैं, हम आपको क्या लगता है कि भाई किस तरह चीज़ों को कंटिन्यू रखें? नो डाउट वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे मैंने यूट्यूब पे एक दो पॉडकास्ट दिए थे, तो एक महानुभाव ने पूछा कि सर मेंस में आंसर राइटिंग का कितना रोल है? तो मगर अब जवाब तो कहीं तो चौक कौन लागे। मतलब ये पूछने वाली बातें हैं क्या? ये वही हो गया कि मैं कहूँ कि मुझे जिंदा रहने के लिए सांस की कितनी ज़रूरत है ना? तो आंसर राइटिंग आप में से कौन करता है रोज? मुझे अभी एक हाथ दिख रहा है सिर्फ। और कोई है? फिर बाद में कुछ खुला फिर गला नहीं मैं भी करा जा, फिर कौन सुनूला मैं? अब देखो इस बार आरएस प्रीलिम्स में कितने फॉर्म भरे?
6 लाख। मेंस कितने का क्वालिफाई हुआ? 20 के आसपास। इंटरव्यू कॉल कितना का हुआ? 2100 2200। रैंक कितनों की आएगी? समझ में आया? इस पूरी क्लास में इन्होंने एकमात्र जिन्होंने एंट्रीज किया कि मैं रोज आंसर राइटिंग करती हूँ, ये सारे हम फॉर्म भरने वाले हैं। उनमें से 10 लोग भी अगर होते तो मैं कहता आप मेंस लिखने वाले हैं। फिर उनमें से एक कोई होता तो मैं कहता आप इंटरव्यू वाले हैं। और अगर वो उतनी ही मजबूती से रहते तो मैं कहता आप रैंक वाले हैं। तो रिजल्ट आपके सामने है, मेहनत करनी पड़ेगी। यही सेम परफॉर्मा हर जगह अप्लाई होता है। फॉर्म भरने वाले लाखों में होते हैं, मेंस क्लियर करने वाले हजारों में, इंटरव्यू देने वाले सैकड़ों में, और रैंक वाले दहाई के अंदर। तो क्या करना है? आंसर राइटिंग करनी है। बैच के टेस्ट होते हैं शायद 10 10 दिन के गैप में, है ना? देते हो? तो 10 दिन में पूरे मंथ में 3 ही मौके मिलते हैं जब आप कुछ लिखते हैं। तो आपको सच में अंतरात्मा मान रही है कि भाई ये सही है? मतलब सबसे झूठ बोल लो, इससे थोड़ी बोल पाओगे। कितने लोग हैं जिनकी अंतरात्मा मानती कि नहीं सही कर रहे हैं हम तो 10 दिन में एक बार लिखे, है ना? तो ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं हमेशा मेंस पे ही ध्यान देता हूँ, उसका रीज़न भी यही है कि मेंस ऐसी चीज़ है जो आपको लाखों से हजारों में, हजार से सैकड़ों में, और सैकड़ों से दहाई में पहुंचाती है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है आंसर राइटिंग। मैं उसी की बात कर लेता हूँ 5 7 मिनट के लिए, और फिर उम्मीद करता हूँ मैं अगर संस्थान से जुड़ा रहूँगा तो हम कुछ सेशन भी लाएंगे आंसर राइटिंग को लेकर। आंसर राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, मुझे पता है। इट्स नॉट अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स जस्ट अबाउट कॉन्फिडेंस। क्योंकि वो मुझे पता है कि मैंने कितना लिखा है, कब लिखा है, किस तरह लिखा है। तो इच्छुक हो आंसर राइटिंग के बारे में कुछ थोड़ा सा 5 7 मिनट बात करने में, है ना? देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी। एक तो सेकेंडरी और एक होता है प्राइमरी। सेकेंडरी में बताओ मैं किस किस को रख सकता हूँ? मतलब एक एग्जाम को पास करने के लिए, खास करके फॉर द रैंक। इन दोनों में से आपको क्या क्या लगता है कि भाई सेकेंडरी चीजें ये होती हैं, प्राइमरी ये होती हैं, और इनको हम कंबाइन करके चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं? बताओ एक एक। हम्म? अरे बोल लो, यहाँ कहीं करो। है? नोट्स? ठीक है। तो एक चीज हम मान सकते हैं, नोट्स। उसके अलावा? हम्म? आंसर राइटिंग सेकंड में रख के आप कर रहे हो, दैट इज प्राइमरी। अब मैं आपको सेकेंडरी चीज़ें बताता हूँ जो हमारे सबसे बड़े जीवन में डाउट होते हैं। मैं जब अभी सेशन लेके आया हूँ तो वहाँ पर भी सेम वही बातें। देखो, नोट्स, कई बार हम पेन की बात करते हैं, कई बार हम कंटेंट की बात करते हैं, कई बार हम टाइम टेबल की बात करते हैं ना, कई बार हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट की, और कई बार हम दैट जो कॉन्फिडेंस एंड ऑल इसकी बात करते हैं। ये सब सेकेंडरी हैं आपके लिए, और ये सेकेंडरी होने चाहिए। द प्राइमरी इज, ये जब आपके पास होती है ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये डेवलप होती है लेकिन इन्हीं से, ये भी होने चाहिए तब आपके पास ये होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान इस पे दो, जब आपको लगे, मतलब हमेशा आंसर राइटिंग हमेशा अपनी मजबूत रखनी है। अब हम इस पे बात करेंगे, डोंट वरी। उससे पहले मैं इन चीज़ों को ले लेता हूँ। नोट्स की हमने बात कर ली, बिलीव करो मेरे ऊपर, मैं कोई किसी चीज़ का कोई गोलमेल, कोई गोलमाल कुछ नहीं करता। सीधी बात है, मैंने संस्थान के 2 5 नोट्स ऐसे, स्पोर्ट्स एंड योगा में खुद पढ़ाता हूँ कोचिंग में, तो मेरे खुद के हैं वो। उसके अलावा मैक्स टू मैक्स जितने मेरे नोट्स हैं उनका मेन फाउंडेशन सर रहे हैं। हिस्ट्री में पूरा प्रॉपर मेरे सारे नोट्स नरेंद्र सर और राजवीर सर के ही हैं। ज्योग्राफी में मैं मैम के, मेरे फाउंडेशन कोर्स है विजय सर के ज्योग्राफी के, मैं आज भी वही पढ़ता हूँ। उसके अलावा पॉलिटी सर की है। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर मेरे सर के हैं, हालांकि उसमें मैंने थोड़ा अपनी तरफ से काफ़ी ऐड किया था राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में। नोट्स आपके पास है, सफिशिएंट है। सबसे महत्वपूर्ण है, विश्वास करना सीखना होगा। विश्वास करना सीखना होगा। आदमी, आपके आसपास 10 गुरु होंगे लेकिन अल्टीमेटली आपको गुरु एक ही बनाना है। हाँ, उन 10 गुरुओं के अंदर अलग अलग 10 चीज़ें हो सकती है ना। किसी का मान लो जहाँ कोई आंसर राइटिंग बढ़िया करे, कोई टाइम टेबल सही बता देता, कोई कंटेंट अच्छा दे देगा, कोई मोटिवेशन अच्छा दे देगा, कोई आपको, मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि भाई आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। इनकी सबकी एक एक विशेषता है।
तो इन सब की एक एक विशेषताओं को अपने अंदर लाओ। इसी तरह 10 जगह का कंटेंट है ना, उसमें हो सकता है कुछ में एक दो अच्छी बातें होंगी, तो उनको मिला के अपना खुद का कंटेंट बनाओ, है ना। आज का जमाना खास करके आरपीएससी की अगर मैं बात करूं, यूपीएससी तो हमेशा से उसी तरह ट्रेंड पर रहा है, आरपीएससी में भी ये चीजें होने लग रही है कि आप अब जो है ना सिर्फ नोट्स या कंटेंट के लिए नहीं जी सकते, वो आपको बर्बाद कर देंगे। उसको आप जितना एनरिच करोगे वो वैसे भी कम ही पड़ेगा, बस आपके पास अगर आंसर राइटिंग है ना तो ही आप उसको मजबूती से पहुंचा सकते हो। तो उसके लिए जितनी भी आपको लगता है जो लोग हैं आपके आसपास जिनसे आप गाइडेंस लेते हो, सबसे लो, बस उनमें आइडेंटिफाई कर लो कि इनकी ये चीज़ अच्छी है तो मैं ये इनसे यही लूंगा। नोट्स का मैंने बता दिया। सबसे पहले नोट्स की क्लियर है मेरे हिसाब से, कोई डाउट नोट्स में? नोट्स संस्थान के हैं, फाउंडेशन है इनमें, इनके अलावा आप कंटेंट ऐड कर सकते हो, बस जो आपको लगे कि ये एक्स्ट्रा है या फिर ये मेरे लिए बेनिफिट करेगा। नोट्स यहाँ जो बना रहे हो उसके अलावा भी साथ साथ में पैरेलली घर जाके खुद के बनाओ। मैं उनको पॉइंट टू पॉइंट नाम देता हूँ, नॉट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स भाई जीवन में मैंने कभी नहीं बनाए, आर्ट एंड कल्चर के बनाए, जो मैंने खुद ने, समझ को ना मैंने बनाए क्यों थे, क्योंकि मैं खुद उनसे नहीं पढ़ता, समझ नहीं आते। मैं उसकी जगह पॉइंट टू पॉइंट ही रखता हूँ, जैसे एक बड़ा पैराग्राफ है, क्यों ना मैं उसके 5-10 मेन चीज़ें जो है ना वही अपने पास इकट्ठा कर लूँ। तो इन नोट्स, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारी कॉपियाँ अभी तो आप इतने बढ़िया बना रहे हो, इतने बंडल कर लोगे, लेकिन जब वो समय आएगा ना, कत्ल की रात जिसे कहते हैं, उसमें ये बंडल आपको लगेंगे इतने मैंने बनाए क्यों थे। इस 2023 वाले मेंस के टाइम मुझे खुद को याद है, दोनों दिन मेरे को नींद नहीं आई। द रीज़न बिहाइंड कि भाई मैं, मेरे पास कंटेंट इतना सारा इकट्ठा हो रखा था ना कि यार इम वो पढ़ लिया, उम वो छूट गो, इम वो छूट गो, तो वो एनजाइटी थी। इस बार वाला जो मेरा अभी जो मैं दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है इसमें मेरा और अच्छा था। उसमें मेरा सिंगल फिक्स था कि हिस्ट्री मतलब एक किताब, ज्योग्राफी मतलब एक किताब, हर चीज़ की एक बुक, उसके अलावा कोई चेंज नहीं। स्पायरल की बुक बनाओ, उसमें आप जब चाहो पेज जोड़ घटा सकते हो। नोट्स क्लियर। पेन की, पेन का होता है किसी को इशू? मेंस दिया है आप में से किसी ने अभी तक? अच्छा फाउंडेशन वाले ही है ना, तो ये आएगी, एक समस्या रहती है पेन की। पेन में देखो 5-6 चीज़ें होती है, एक तो ग्रिफ समस्या रख करती है, इंक ब्लोट होती है, चलो स्पीड जो रोकता है, उसके अलावा थोड़ा हैवी होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो सकता है। इन सब के लिए मैंने एक क्या बोलते हैं, मैं बात कर बताऊं भाई, उस हिसाब से मेरे को कंसेशन दे देगा क्या वो, फिर मैं प्रमोट करूंगा पेन। तो अभी उसको स्किप करते हैं हम। चलो बता रहा हूँ मैंने पेन यूज़ किया मूव का, फ्लेयर का एक मूव पेन आता है 10 रुपये का वो, तो उसमें वो पेन अच्छा है। ग्रिप के लिए आप उसको दूसरे ट्रांसपेरेंट पेन में डाल सकते हो, उसकी इंक या फिर उसकी जो रिफिल है वो अच्छी है, तो पेन अभी से उसकी आदत डालो। मूव आता है 10 रुपये का आएगा, येलो या फिर अदर अदर कलर में उसका, हाँ ये वाला आपके पास जो पेन है वो, ये ब्लैक में है ना, और वो वाइट होता है, वो अच्छा पेन है। मैंने खुद उसको पूरे इस बार वाले पूरे मीन्स में मैंने उसी पेन से लिखा है। तो ये अभी तो समस्या नहीं लग रही, बट कल को आती है, तो मैं अब ही क्लियर कर दूं भाई। पेन हो गया, कंटेंट और नोट सेम हो गया। कंटेंट में आप एक चीज और देखना, न्यूज़पेपर जो है ना उसको अभी से पढ़ना शुरू करो। और आप में से कई लोगों को डाउट है कि न्यूज़पेपर में भी क्या पढ़े, समझ नहीं आता ऐसा, किसी को तो होगा, ये नाड़ मत हिलाओ, मैं तभी बता पाऊंगा, तो मना कर रहे हो सभी। उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि भाई हमें पता ही नहीं चलता पढ़ना क्या है ना, तो उसका सीधा सा रामबाण है, न्यूज़पेपर में जो भी 20 पेज आते हैं उसमें ऐसी ऐसी न्यूज जो आपको अट्रैक्ट कर रही है या आपको अच्छी लग रही है उसको नहीं पढ़ना, ठीक है, उसको नहीं पढ़ना। उसके अलावा आपकी जो भी अच्छी न्यूज़ होगी, आपको अपने स्कीम्स वगैरह, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट, इंटरनेशनल कोई रिलेशनशिप, या फिर आपका जियोग्राफिकल कोई कैलेमिटी हो गई, इन सब के रिलेटेड कंटेंट ही पढ़ना है। और न्यूज़पेपर को आप, मैं अपनी बताऊं, मैं तो मैं एक डायरी रखता था, मैं एनसीसी से था, तो हमें कई बार रिकमेंडेशन वगैरह मिलती थी, तो हमें ऐसे डायरियाँ मिलती थी स्पायरल वाली छोटी छोटी, तो मेरे पास अभी भी 10-12 रखी हैं वो। उसको मैं उसमें यही काम करता था मैं, जैसे न्यूज़पेपर, अब मान लो मेरे पास 10 हेडिंग है, और ये मैं सही बता रहा हूँ आपको, अभी से करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि हम तो अभी टाबर हैं, तो आप, ये सही है कि आप टाबर हैं, लेकिन जो जिसका कोर्स पूरा हो चुका है, जिसने एक दो मेंस लिख लिए हैं, वो वाकई में बहुत धुरंधर हो चुका होगा। अगर आप अभी भी अपने आप को टाबर मान के कुछ नहीं करना चाहते ना, तो यू आर गोना वेरी लेट, तो वो नहीं करना है। एक न्यूज़पेपर होता है, उसमें सबसे पहले मान लो कोई एनवायरनमेंट को लेकर कोई टॉपिक रहता है ना, एनवायरनमेंट को लेकर कोई मुद्दा आता है, कोई मुद्दा आता है पॉलिटिकल, कोई आता है मोटिवेशनल, सबका मैं उदाहरण दूंगा, कोई आता है इकोनॉमिकल, कोई आता है क्राइम से संबंधित, है ना, जिसमें हम बेसिक रूप से एनसीआरबी की बात करते हैं। एनसीआरबी की फुल फॉर्म पता है किसी को? बिल्कुल। उसके अलावा एक दो टॉपिक आते हैं आपका टेक्नोलॉजी को लेकर के,
उसके अलावा और जैसे आप मान लो कुछ कोट्स वगैरह आते हैं ना एडिटोरियल्स वगैरह में, इतने ही मान लो। इनके लिए मैंने मेरी डायरी में मान लो 50 पेज है, और डायरी होती है छोटी सी पॉकेट डायरी, 50 पेज है। 50 का मतलब है आप 5-5 पेज के हिसाब से 10 टॉपिक को डिवाइड कर दो। एनवायरनमेंट पे जाते आपको आएगा द रीसेंट न्यूज, द रीसेंट आर्टिकल ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट्स दैट द ओशंस और मे बी जो हम हिमालयन रीजन की बात करते हैं, आप मेल्टिंग वेरी फास्ट। एग्जैक्ट ये न्यूज़ आ गई डायरी में, एनवायरनमेंट हेडिंग में जस्ट नीचे लिख दो इतना ही, क्या, WMO, और आपका ग्लेशियर मेल्टिंग। कभी भी आंसर राइटिंग करोगे एनवायरनमेंट से संबंधित कोई भी समस्या आएगी सीधा उसको वहाँ मेंशन करो, द रीसेंट न्यूज, द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ WMO। ये जरूरी नहीं है कि आप उसकी फिक्स करो, आप ये भी लिख दोगे ना यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अभी से बनाना पड़ेगा। पॉलिटिकल में डाल दो कुछ भी कि भाई देश में वन नेशन वन वाला, उसकी कोई रिपोर्ट आ गई क्या, किसी ने लॉ कमीशन ने कुछ एक्स्ट्रा बोला है क्या, तो वो डायरी मेंटेन करो। ये क्या लिख रहा था मैं नहीं समझ कौन। मोटिवेशन, जैसे झालावाड़ में कई सारी औरतें थी जिन्होंने पॉलीथीन से कई बैग वगैरह बनाए थे, वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। रमा देवी हैं एक, उसके अलावा अपने IAS कलेक्टर जो है टीना डाबी मैम, नमो बाड़मेर, जैसे उनके कुछ प्रोग्राम्स थे, तो उनको मेंशन करो अपनी डायरी में। इकोनॉमी में आपकी इंडिया की GDP ये चल रही है, आपका फिज ने ये रिपोर्ट निकाली है, वर्ल्ड बैंक ये कहता है, वो लिखो साथ में। आपके क्राइम में NCRB के डेटा क्रिमिनलाइजेशन कितना हो रहा है, कुछ करप्शन या फिर किसी भी तरीके के अदर ऑफेंस या वायलेंस वगैरह है वो कितने हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी में कि भाई हमने इसरो ने ये मिशन भेज दिया, हमने उसके साथ कोलेबोरेशन कर लिया, हमने नया एस्ट्रॉइड ढूंढ लिया, ये लिखो। उसके अलावा कोटेशंस में आप न्यूज़पेपर में जो अच्छे अच्छे कोट आते हैं, जैसे एक आप वोल्टेयर का है कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, लेकिन विचार रखने की जो आपकी स्वतंत्रता है या फिर आपका जो अधिकार है उसकी रक्षा करूंगा। तो ये ऐसी चीजें हैं, या येसु सप्तेषु जागृते, है ना, राजस्थान पत्रिका का जो कोट है। इस तरह डायरी मेंटेन करो। ये कंटेंट जब आप डालोगे ना अपने आंसर में, यू विल डेफिनेटली फाइंड कि ना मतलब आपको सच में 0.25, 0.50, 0.75 पॉइंट या फिर 1 नंबर तक एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये आंसर राइटिंग के कोर बेस होते हैं स्टार्टिंग के, जो मैंने खुद ने फॉलो किए। उसके बाद में तो कंटेंट की मेरा मतलब कंटेंट में नोट्स आ गया, और न्यूज़पेपर से आपको ये डालना है। अभी न्यूज़पेपर का भी मैं बता दूं कि भाई आंसर राइटिंग में आपको कैसे वो हेल्प करेगा। ये मान लो एक आर्टिकल है, वन नेशन, वन नेशन वन इलेक्शन। सबसे पहले क्या आएगा, एक बड़ी सी हेडिंग आएगी, आएगी, फिर एक छोटी हेडिंग आएगी, फिर यहाँ पर पहला वर्ड जो है ना वो, सॉरी, पहला जो एक्रोनिम है या फिर पहला अल्फाबेट है वो बड़ा आता है। इसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जब पहला किसी पैराग्राफ की लाइन का पहला जो आपका अल्फाबेट होता है उसको क्या बोलते हैं? अरे परेशान मत हो, हम कंप्यूटर किसी अपना आवे नहीं याद रखना, मुझे भी नहीं पता। तो जो जो भी है उसमें पूरा पैराग्राफ चलता है। क्लियर है? यहाँ पर देखोगे एक छोटी सी फोटो होती है ना। मैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात करूं, मे बी यहाँ पर इंडिया का मैप होगा, वहां पर बताया जाएगा कि ये राज्य जो है वहां पर ये सरकार है तो इसने अप्रूव दिया है, इसने नहीं दिया। या फिर आर्टिकल बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर हो सकता है आपको एक छोटा सा पाई चार्ट दे दे बॉक्स में बना के, फिर यहाँ पर कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कहता है कि हमारे पास लॉजिस्टिक, या हमारे पास आपका फाइनेंस, या हमारे पास पॉलिसी, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, इनमें से कोई समस्या है, उसका एक पाई चार्ट देंगे वो, है ना, कि इतने परसेंट समस्या है। एक यहाँ पर आपको कोई जो है इस तरीके का, इनका ना कहीं बोले, मैं तो BP की मशीन बोलता हूँ, नहीं वो ये होता है ना, ये वाले, हाँ जो भी है, तो ये देंगे, इसमें कहेंगे कि भाई सबसे पहले वन नेशन इस समय शुरू हुए फिर बंद हुए ये सब। यहाँ पर कई बार आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, ये GDP वगैरह डिनोट करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये न्यूज़पेपर है ना, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन देखो, इसका फॉर्मेट देखो, इसने कितना अच्छा लिखा है। आपका कहीं करा जो मैं भी 2021 तक करता था। क्वेश्चन आ गया, अब वो जो सबको पता है सब करते हैं क्या, 2 लाइन का इंट्रोडक्शन चाहिए, आवकाइन है, फिर फिर बस शुरू करो शुरू करो शुरू, और फिर लास्ट में अतः, निष्कर्षतः, इस प्रकार। तो फिर बस वो काम भी बतरो ही है, 1 2 3 नंबर इसमें और इसमें आपके सामने है, अगर सबको दिख रहा होगा वैसे LED से, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आप खुद अपनी आंखों से देखो, आपको खुद को लगेगा यार इसने मेहनत भी कितनी करी है और कितना अच्छा भी लिखा है। तो ये आंसर राइटिंग का पहला मूल होता है, आपको इस तरीके से सोचना होता है। अभी मेरे पास बातें बहुत सारी है, समय ही मुझे लग रहा है कम पड़ेगा। टाइम टेबल, टाइम टेबल की बात कर ले आप, सर आने ही वाले हैं शायद, टाइम टेबल की बात कर ले।
मैं हूँ अर्ली बर्ड आदमी, 4 बजे उठूँ, सुबह 9 बजे, सॉरी दंत्या 9 बजे सो जाऊँ। एग्जाम से 1-2 महीने पहले तक मैं 3-3 बजे भी उठाऊँ। जीवन में सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना, तुम्हें ऐसी कोई चीज ना हो जो तुम्हें गिरफ्त गिरफ्त होता है ना, मतलब वो ना कर पाए। नींद, भूख, प्यास, कोई रिलेशनशिप, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ नहीं। जितना आज़ाद रहोगे उतना ही अपने लक्ष्य की प्रति बढ़ते रहोगे। आदमी की, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी नीड होती है फूड एंड नींद। मैंने उन दोनों तक पर काबू पा रखा है। मैं तपस्वी कौन छू, मैं खाबा लागू छू, तो मैं छोटू भी कौन कहीं, है ना। मैं सादा सिंपल आदमी हूँ, लेकिन जब मैं आता हूँ तब। अब आर्मी में बढ़िया लगभग 7-8 चक्की समेट रहे हो अभी, काजू कतली की, है ना। जब शुरू होता हूँ तब। लेकिन पढ़ाई के समय नींद लो आराम से 7-8 घंटा, कोई दिक्कत कौन। लेकिन उसके अलावा नींद नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम टेबल की, सुबह उठते ही टाइम टेबल में ऐड करो मेरे कहने से। वॉशरूम जाते हैं सब, नहाते हैं सब, खाना खाते हैं, घर वालों से मिलते हो, फोन पे बात करते हो, कोचिंग वोचिंग आते हो, महीना 6 महीना हम घूम फिर जाते हो, छोटे मोटे शौक होंगे। तो इसमें बताओ आंसर राइटिंग क्यों नहीं है? उसने क्या पाप कर दिया? ये नहीं करना था तो आप ये स्ट्रीम में नहीं आते, क्योंकि यहाँ तो भाई एक कलम और इस हाथ, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं है, है ना। तो अब से उसको भी ऐड करना है। आंसर राइटिंग प्रॉपर सुबह सुबह देनी है। उसकी मैं टाइम टेबल के साथ ही जोड़ देता हूँ। आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो मैं बता दूं। यूपीएससी और दोनों आप देख सकते हैं। रफ कॉपी लेनी है। रफ कॉपी जानते हो, वाइट नहीं, जो वो थोड़ा ब्राउनिश होती है, जो जो हम सो कोल्ड मैथ की एक्सरसाइज के लिए रखते हैं, है ना, वो वाली। उसमें ये आप मान लो 2 पेज हो गए। पहलो पेज विद्या माता को, और दूसरों छोड़ दो, मतलब, है ना। फ्रंट के पहला और दूसरा छोड़ के दूसरे से शुरू करो। अब मान लो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ मेरे कहने से, 2-5 दिन तो कर लीजिए यार, मारो थोड़ा मन रह, चलो। कल 30 तारीख है, परसों 31, उसके आगे 3, 4 और 5। ठीक है। आज जो आपको पढ़ा दिया ना, या अब पढ़ाने वाले हैं सर, शाम तक आप रिवीजन जो भी करोगे ना, मेरे कहने से। किसके कहने से? वेरी इंटेलिजेंट, मुझे लगा खुद कहोगे मेरे कहने से। इसमें आप लिखो, जो मैं पहले आरएस वालों की बात कर लेता हूँ। 2 नंबर के कितने क्वेश्चन? 3। लाइन कितनी छोड़नी है? 1, 2, 3, 4। फिर दूसरा क्वेश्चन कितनी लाइन? 1, 2, 3, 4। फिर दूसरा क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। इस पेज में 3 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के। एक प्रश्न लिखो 5 नंबर का, कितने लाइन छोड़ोगे? 8। दूसरे में 8। बड़ी वाली लोगे ना, उसमें आराम से मेरे हिसाब से लगभग है ना 20-25 के आसपास आते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन लिखोगे 10 नंबर का, और प्रॉपर बड़ा। यूपीएससी वाले मुझे ज़्यादा सच में नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे पता है कि आंसर राइटिंग तो आपके भी जरूरी है। 2 या 5 नंबर के नहीं आते आपके शायद ना, 10 आता ना सीधा। आईएएस लोग हो भाई। तो उसके लिए 2 क्वेश्चन लिखो रोज के। पेज आपके लिए सेम, आपके साथ कोई दगा नहीं होगा कि मन ज्यादा फटा बन धीरे से। इतना कर लो, आज जो भी लिखोगे उसके क्वेश्चन लिख लो आज, है ना। फिर सो के जब उठोगे ना, जब भी, तो आप यकीन मानना, अगर आप 7 घंटे भी नींद ले रहे हो ना, इन 7 घंटे की नींद में अगर आपको 5 बार भी दिमाग ये कहेगा ना, अरे तूने कुछ क्वेश्चन लिखे थे, उनका सोचा उसका आंसर कैसे लिखेगा, अगर 5 बार भी, तो ये मानना आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। और जिसका नहीं कह रहा ना, उसको कहना कि कल से कहना शुरू कर दे। पहली बार में जिसका कह दे कि भाई मैंने कुछ लिखा था, मुझे कल इनको उतारना है, तो मैं कैसे उतारूंगा? क्योंकि ये सबसे बढ़िया तरीका है, बताऊं क्यों? आपको मैं टेस्ट सीरीज दी, आपने टेस्ट सीरीज लिखी, सेम समय आपके पास क्वेश्चन आया, आपने फटाफट लिखने शुरू कर दी। वही मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप 24 घंटे पहले से क्वेश्चन लिख के रखो ना, तो दिमाग को ही लगेगा, उसको पता रहेगा कि आपको उनके आंसर्स देने हैं। तो इतने मतलब लगभग लगभग 12 घंटे में अगर आप कोई क्वेश्चन सोच रहे हो, तो आप सोच के देखो आपका दिमाग कितना कितना ज्यादा क्रिएटिव हो रहा है, कितना ज्यादा सोच रहा है, मैं इसको कैसे लिखूंगा, कैसे छोड़ूं, कैसे। अब जैसे मैं वन नेशन वन इलेक्शन ही दे दूं आपको 10 नंबर में, अब से सोचने लग जाओ कि अरे कैसे लिखना है, कल लिखना है, कल लिखना है। तो ये कंटिन्यू रखो, इम ज़्यादा टाइम कौन लागे। बिगिनर हो तो मैक्स टू मैक्स 1 आवर लगेंगे। धीरे धीरे जब लेवल पे आओगे तो 30 मिनट 45 मिनट लागे ली। ये करो रोज, और लास्ट दिन आपका जो टेस्ट है वो दो। इसमें एक आइडल टाइम स्पीड में बता देता हूँ जो मुझे लगती थी, और मैं मानता हूँ दैट इज टू मच, इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है। 2 नंबर का प्रश्न में 2 मिनट, 5 का में 5 से 6, और 10 के में 10 से 12 या 13। ये सबसे आइडल है। मतलब ये नहीं है कि आप ये अचीव नहीं कर पा रहे, मुझे पता है टाइम लगेगा, मैंने खुद को ने 5 साल दिए हैं, 5 ईयर्स, है ना। 5 साल दिए हैं, तब मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो
ये समय के साथ होगी, लेकिन ये आइडल है, आपको इस रेंज तक पहुंचना है। तो मेरे हिसाब से टाइम टेबल में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और आपको आपके कि भाई आंसर राइटिंग के टाइम टाइमिंग जो है कितनी होनी चाहिए, और बाकी आपका जो टाइम टेबल चल रहा है वो करो। संस्थान में 5-6 घंटे दो, जो पढ़ा दिया उसको अच्छे से पढ़ लो एक बार। उसके बाद में सुबह जब उठो तो थोड़ा सा कल पढ़ा है उसको भी और 1-2 घंटा में फ्री कर राजा वो करो, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके बाद में मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टाइम टेबल का कर लिया, कंटेंट का कर लिया, पेन का कर लिया, नोट्स का। अब मैनेजमेंट आता है खुद का। खुद का एक चीज ध्यान रखना, एक श्लोक आता है, ईशा वश्यम इदम सर्वम। व्हाट इज मीन, किसी को पता है? द ऑलमाइटी प्रेजेंट्स एट एवरीवेयर इन एवरीवन। कहीं बोलो, ईश्वर का हर व्यक्ति में वास है। आप हर एक व्यक्ति उस ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश होने का मतलब है आप में उन्हीं की जितनी ताकत, पोटेंशियल है। ओमनीपोटेंट, ओमनीशियंट एंड ओमनीप्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अपने आप पे बिलीव रखो। समझ रहे हो? एक वो आता है कि भाई, हाँ, जो ईश्वर है ना, वो हाथी को मण और चींटी को कण दोनों देता है। तो अगर आप यहाँ पर आए हो, आपका खुद का मोटिवेशन था, तो आप इतना बिलीव रखो कि किसी दिन अच्छा बनकर ही जाओगे। इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, 1010 रैंक थी, तो उससे पहले भी मैं कहता था ये बात। एक पॉडकास्ट में मैंने कमेंट पढ़ी, तो उसमें एक बोल रहा था कि बड़ बोला है, ज़्यादा बोल रहा है। तो ठीक से भाई, सबकी अपनी अपनी मानसिकता, बट वो सच है। मैंने हमेशा, ईश्वर में विश्वास करते हो सब, है ना? तो मेरा भी उस विश्वास यही था, और मैंने हमेशा ये कहा ईश्वर को कि जब से मेरी 1010 रैंक आई, तब मुझे लगा कि मेरे से शायद 1009 और अच्छे टैलेंटेड मेहनती थे, जिनको शायद ज़्यादा ज़रूरत थी इस पोस्ट की, नहीं? और जिनके घर वाले, जिनका समाज, जिनकी परिस्थितियाँ ज़्यादा इस तरह की थी कि उनको पहले नौकरी चाहिए थी। तो मैंने कहा ईश्वर आपकी मर्जी, आपने दे दी। मैंने ये कहा, लेकिन अब मैं इतनी मेहनत करूंगा कि अब मुझे आपको देनी, आपको मुझे देनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, इस रैंक के लिए तेरे से ज़्यादा कोई मेहनत कर रहा है, तो मगर आप मत देना मुझे भले ही। और मैंने यही चीज़ सोच के उस चीज़ को स्वीकार किया कि शायद मैं 1010 के ही लायक था, कि टॉप 1, टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300 और शायद टॉप 400, उसके लिए कोई और मेहनत कर रहा था। ये सोच के फिर मैंने मतलब धागे उधेड़ दिए टाइप। तो यही था, और फिर ईश्वर ने भी आशीर्वाद दिए कि ले भाई, 23 में तू ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये भी हमेशा रखना है, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, और ईश्वर में हमेशा विश्वास रखो। सबका भला सोचो, घर वाले, माता पिता, समाज में सब बढ़िया मेल जोल से रहो। छोटी मोटी कहाँ सुनी सबकी होती है, लेकिन उनका आशीर्वाद उनके बिना कुछ नहीं है। मैं मेरी बताऊं, मैं जॉइंट फैमिली हूँ, मेरे पिताजी और 6 भाई हैं। मैं जयपुर का यहीं पत्रकार कॉलोनी रहता हूँ। हमारा एरिया एक इकोटोन की तरह है। ऑल यू अवेयर ऑफ इकोटोन? क्या होता है इकोटोन? एक ऐसा एरिया जहाँ पर दो इकोसिस्टम्स मिलते हो। मैं विलेज में भी हूँ और एक प्रॉपर सिटी भी है। इन दोनों में हूँ। मैं घर पे रहा हूँ, लाइब्रेरी मैंने पढ़ा है। सॉरी, लाइब्रेरी नहीं पढ़ा मैं घर पे ही रहा हूँ, घर पे ही मैंने पढ़ाई की, ऑनलाइन में स्टूडेंट था। इन सब के बावजूद ना मेरे घर वालों ने कभी मेरे को कोई समस्या नहीं दी। सुमारे ऊट दूध पीबा सो लेर रात ने 100 बासु पहली रोटी खा बतानी, कोई टेंशन कौन सी। मैं समझता हूँ, मैं हर किसी को कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हो ना, मैं सच करते बता रहा हूँ, लगभग 20 से 30% आपकी जो एफर्ट है ना, वो इन चीज़ों ने ही खत्म कर दी है। अगर मेरी तरह आप भी 100% सिर्फ पढ़ाई में होते हैं ना, तो चीज़ें और अभी स्मूथ होती। बट हाँ, ये है कि मेरी लड़ाई शायद आपसे कमज़ोरी होगी। अगर आप इस लड़ाई में इस रैंक तक पहुँचते हो ना, तो आप सच में काबिल तारीफ़ होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर हो, अपने घरों से इतने दूर हो, आपको मकान का या फिर जहाँ भी रह रहे हो वहाँ की सारे मैनेजमेंट करना होता है। एक प्रॉपर खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, सब कुछ आपको देखना होता है। उसके बाद अगर आप अच्छी रैंक ला रहे हो ना, तो आपसे बड़ा बलवान कोई नहीं है। और वो बलवान के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं बजवा रही हूँ तो खुद ही बजा लो भाई, सब बजा लो, है ना? तो ये चीज़ सोचो। और दूसरी चीज़, अपने कोई अच्छे शौक खत्म नहीं करने। सब कहते हैं हमने ये कर दिया, हम वो, हम बहुत, मतलब होता है, करते हैं, त्योहार में कौन जा करा, बातचीत कौन करे, सब होता है। लेकिन मैं कहता हूँ आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया। ये संस्थान है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, इसका एक प्रोटोकॉल है कि आपको बोलना आना चाहिए, आप अपने सब्जेक्ट के अच्छे होने चाहिए, और आपके पास एक पद होना चाहिए। सही है? अब मैं इनको कि नहीं भाई, मैं तो यहाँ कर दियो और बिया कर दियो, जिद मन संस्थान अंडे खड़ो करी, तो दैट इज रॉन्ग। नहीं,
क्योंकि वो प्रोटोकॉल है। इसी तरह इस एग्जाम का प्रोटोकॉल ये है साहब कि आपको कम से कम 1.5-2 साल तो अपने आप को बंद करना ही पड़ेगा। तो वो अपने आप में कोई बड़ी वो नहीं है कि आपने अलग ही हार्डवर्क किया है। हार्डवर्क आप आंसर राइटिंग में दिखाओ। उसके अलावा एक चीज और है, शौक खत्म नहीं करने हैं, आपको जो अच्छा लगता हो, है ना। कोई ना 2 घंटा ज्यादा सोए, लड़कियों में थोड़ा होता है ना, वो ज्यादा सोती हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। भाई 2 घंटे कहीं जाके बैठ के कोई फिल्म देख रहा था, किसी से पटलाई कर रहे हो, उससे तो बेटर है ना कि सो ही तो रही हो। सो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मतलब खाना पीना, बाहर घूमना, ट्रैवलिंग सब पसंद हो करो। मैं खुद 2018 से मैंने एक बीएमसी होता है, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराखंड में, वहाँ से मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स किया 1 महीने का। उसके बाद से मैं भी मतलब यहाँ रफू चक्कर ही रहूँ जनरली। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आरएस विकास करके, वहाँ पर आप देखोगे 4-5 पोस्ट है जो रिसेंट है 1-2 दिन की, बाकी सारी मेरी ट्रैवलिंग की है। और लोगों को ज़्यादा विश्वास तो इसलिए नहीं हो रहा कि ये कहीं किस तरह से लगा है ना। तो वो इसलिए है क्योंकि मैंने अपने शौक कभी खत्म नहीं किए, और शौक रखो लिमिटेड। अपन ने चाय चाय जी, ना कॉफी चाय जी, ना अपन ऐसा कोई दोस्त, ना अपन कोई थड़ी पर बैठना, ना अपन पैसों खर्च करा, ना अपन कोई शॉपिंग करनी। अपने पास एक काम है, मेरे को घूमना है, तो मैं 2-5 दिन घूमने के लिए निकल जाता हूँ। तो शौक खत्म नहीं करने, क्योंकि देखो एग्जाम तो आ रहे हैं बार बार, है ना, वैकेंसी तो आ रही है, लेकिन आपकी जो उम्र है ना वो नहीं आएगी वापस। जीवन में मेरी एक सलाह ध्यान रखना, कभी भी ऐसा पल ना आए कि जब पीछे मुड़ के देखो ना तो ये लगे यार ये, पीछे मुड़ के कभी अफसोस ना हो। आज मैं लग गया ठीक है, अभी मैं 27 का हूँ, 27, 98 बोर्न, मैं लग गया। हो सकता है नहीं लगता, अगली में भी नहीं लगता, 30 में नहीं लगूँ, 32 में ना लगूँ, तो मेरा तो पूरा बर्बाद था, मैं सिर्फ किताबों में ही खोया रहता, सब कुछ भूल जाता। तो ये नहीं करना है। दिवाली यार तो यार मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, आपको पता है श्रीवास्तव सर हैं जो आईपीएस थे पिछले साल, शायद फर्स्ट रैंक थे यूपीएससी में। उनका रिजल्ट आया था जब एक वीडियो वायरल हुआ था, कहाँ थे वो, है ना। मतलब आप आईपीएस हो, आप ट्रेनिंग में हो, उसके बाद आप आईएएस बन रहे हो, उसमें भी रैंक, कैसे पॉसिबल है, किसी को पता है। इसका तो जवाब देना पड़ेगा भाई, क्या रीजन है, सोचो। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो तब होता ना जब वो आईपीएस छोड़ देते कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं तो सीधा आईएएस करूंगा। मैनेजमेंट द मस्ट, मैनेजमेंट इज द की। मैनेजमेंट हर चीज का। दिमाग की कैपेसिटी होती है, आपने सुना होगा क्या, दिमाग में कहीं कौन जा रही है, उल्टो घूम जा रही है वापस। उसका मतलब ये कि दिमाग अब कैप्चर नहीं कर रहा। कैप्चर नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि दिमाग की लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन को पहचानो। कोई कह रहा है 18 घंटे पढ़ रहा हूँ, पढ़ ले तू। मैं 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, 23 पर आगो, तू 18 कर 22 में आ जाओ, और ज्यादा थोड़ी करेगा कुछ। तो ये जो भी हैं, आपको अपने दिमाग को खुद इस हिसाब से डेवलप करना होगा कि आपका दिमाग खुद कह देगा कि मेरी इतनी कैपेसिटी। सर या जो यूपीएससी से क्लियर करते हैं उनका सबसे बड़ा रीजन ही होता है, तो कंसेप्ट क्लियर है, सारा पढ़ा हुआ है, अब उनको पता है कि मैं 4-5 घंटे भी निकालूंगा ना दिन में तो भी मैं अच्छे से रैंक नहीं आऊंगा। तो इसी तरह आप भी सोचो, अपनी कैपेसिटीज जानो कि भाई मैं इतने घंटे पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, और बाकी का समय बढ़िया अपने आप को दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना मतलब जितना खुद को खुश रखोगे ना उसकी कोई ओर नहीं होगी। खुश रखो अपने आप को, क्योंकि तुम अपने आप को खुश नहीं रख रहे हो, तुम उस ऑलमाइटी को खुश रख रहे हो, है ना। बिकॉज ईशावश्यम इदम सर्वम। ठीक है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट बात आती है योगा इंजे, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से मैं कुछ 3 चीजें लिखता हूँ। मेरी राइटिंग अच्छी है, बट मैं थोड़ा जल्दी के चक्कर में कर रहा हूँ। मैं कुछ बताता हूँ आपको कॉन्फिडेंस से। दैट इज, फुल फॉर्म पता है किसी को, कोई एक्रोनिम का फुल बताएगा मुझे। सही है, नहीं बताया, पिछले बैच में सबने बता दिया। मैं यार तुम्हें कैसे पता, कि नहीं सर हमें पता था। तो मैं यार ये तो मैंने खुद ने बनाया, कि नहीं सर हमें पहले से पता था, मतलब मैंने मगर चीटिंग की है कहीं से। सी फॉर कंसिस्टेंसी, सी फॉर क्रिएटिविटी, अब बुला दिया रे। कंटिन्यूटी तो कंसिस्टेंसी होगी ना। कॉन्फिडेंस। अब मुझे आप में से कोई दो दो, एक एक टॉपिक पे कंसिस्टेंसी से आप क्या समझते हैं, उसी तरह आपके कहीं से क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस इससे क्या समझते हैं, आप में से कोई बताएगा मुझे। दो दो को बताना पड़ेगा तभी हम बात आगे रखेंगे, वरना मैं फिर साइलेंट बैठ जाऊं। कंसिस्टेंसी, मैम आप बताइए। मेन सी क्लियर करना है, इंटरव्यू भी देना है। देना है ना, तो उसके लिए तो भाई बोलना पड़ेगा खड़ा होकर, बताओ कंसिस्टेंसी से आप क्या समझते हो। कंटिन्यू रखना, बट वो क्या क्या कंटिन्यू रखना, कब तक रखना, किसको रखना।
ठीक है। इन्होंने कहा कंटिन्यू रखना हर चीज़ को जब तक आपको आपकी चीज़ अचीव ना हो। एक और चाहिए कंटिन्यू कंसिस्टेंसी पे मुझे। हाँ सर। अच्छा आप तो स्लीव से ही कर रहे थे, सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ, परफेक्ट। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी हर चीज़ में रखनी है। सुबह उठना, किस टाइम उठना है? उठते हैं आंसर राइटिंग करनी है, कोचिंग आना है, बचे हुए टाइम में पढ़ना है, घूमना फिरना है, टाइम बच रहा है, दिमाग रिफ्लेक्ट कर रहा है चीज़ों को तो रिलैक्स रहना है, खुश रहना है, घर वालों से बात करनी है, त्योहार पर जानो से खुश रहना है, खुश रहना है, खुश रहना है। सारी चीज़ों में कंसिस्टेंसी। हर बार खाना रोज खाते हो, नहाते हो, सारी चीज़ें होती है ना, तो कंसिस्टेंसी जिस तरह इनमें है उसी तरह आपकी पढ़ाई में भी रखनी होगी, पहला। दूसरा, क्रिएटिविटी। इस पे कौन बोलेगा? हाँ सर। नहीं यार, एक को एक ही अलाउ है। हाँ सर, आप बताइए। हाँ ठीक है। और उसके अलावा एक और बताओ। जी। ओह, सॉरी। अरे बजानी है भाई। अच्छा, ठीक है। क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज इक्वल टू स्किल, आर्ट। समझ रहे हो? क्रिएटिविटी, आर्ट, स्किल और हैंड आंसर राइटिंग सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। अभी न्यूज़पेपर का दिखाया मैंने आर्टिकल, वो क्रिएटिविटी थी। आपको वही दिखानी होगी। आप पढ़ रहे हो, आप ही की तरह संस्थान में भी हजारों बैच चल रहे हैं, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, और संस्थानों में भी पढ़ रहे हैं, कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा है। ऐसे कर कर के बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बट आपको उन ढाई में आना है ना, उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ में क्रिएटिविटी भी रहनी है। और वो क्रिएटिविटी ओनली हमें आंसर राइटिंग तक सीमित नहीं रखनी है, वो आपको सोचना है बार बार। आपको, अब ये देखो रूम देखो आप, इसमें मैं क्रिएटिविटी, आप बताओ क्या क्या और क्या कर सकते हो आप, ये जो रूम में हम बैठे हैं। हाँ, दीवार में पेंट कर दो, एलईडी ठार कर ले जाओ। इसके अलावा क्या कर सकते हो? सॉरी। ठीक है, और सोचो। 500 लोगों में यार एक एक भी करेगा तो 500 क्रिएटिविटी हो जाएगी। हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ से रूम को ही पूरे को। तो यही क्रिएटिविटी है। आपको चीज़ों को लेके थोड़ा क्रिएटिव होना होगा, है ना। अच्छा सोचो, अलग अलग तरीके से आंसर राइटिंग करने का प्रयास करना है। ठीक है। अब सबसे मेजर जो है ना, जिसको हमने कभी समझा ही नहीं, जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। इसके बारे में दो लोग जो अच्छा कुछ बोल पाए, इससे सीधा पता चलेगा कि आप उन फॉर्म भरने वालों में से हो या फिर रैंक वालों में से। अब चाहे चुनौती समझ लो या फिर जो भी। बताइए सर। हाँ आप ही, मैम के पीछे जो है ना वही। हाँ हाँ। मैं भी करो, जो पहले हाँ आप बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्फिडेंस? तो इन 18 में दूसरा लिख दूं फिर कहें? बताओ, मतलब क्या है कॉन्फिडेंस, क्या है, क्या मतलब? जी। नहीं मैम, मैंने बताया था एक, एक ही लाओ। आप बाद में ऐड कर लेना कोई और। एलईडी ओडी कहाँ देख रहे हो तुम? ओडी देखो, जवाब दो। हाँ प्लीज। एग्जैक्टली exactly. और दूसरा बताओ। जी। वन सेल्फ। अच्छा, अब मैम आप बताइए, आप बता रहे थे। गजब टैलेंटेड हो यार। मैं अपनी झलक देखता हूँ कई बार आप जैसे कई लोगों में। सब में है अपनी, कोई लोग छुपा के रखते हैं, छुपा के रखने की चीज़ें नहीं होती, बोलना होता है। तो ये तीनों बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कॉन्फिडेंस का मतलब है सेल्फ बिलीफ, है ना। इसमें से यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी से आए हैं कि मुझे आरएएस या यूपीएससी करनी है? कैमरा उधर थोड़ी चल रहा है सर। हाँ तो कर लो, कोई बंदे का धन। तो ये कॉन्फिडेंस की पहली स्टेज होती है ना, कि भाई कर लिया यार, है ना। और यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस शुरू होता है और इसको हमेशा बनाए रखना है। कॉन्फिडेंस के पैरेलली चलता है कि आप हर चीज़ में
थोड़ा सा डिमोटिवेट भी रहो। डिमोटिवेट क्यों रहना है बताऊं? भविष्य में विश्वास करता है कोई? प्रेडिक्टेशन, फ्यूचर, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से बात है, याद है, मैं बहुत कम को बताता हूँ। गुलाबगढ़ है पास में हमारे, देखा हो किसी ने ना, पत्रकार में। गुलाबगढ़ एक रिजोर्ट है, मतलब जो राजस्थान के थीम पर है। 2022 में वहाँ गया था। उस समय मेरा 21 वाला इंटरव्यू था शायद, या मैंने इंटरव्यू दे दिया था। तो एक एस्ट्रोलॉजर बैठे थे, तो वो कि आजा बच्चा आजा। मैं कहा अरे जो, मैंने याद बढ़ाया। वो उनका सेम होता है कि भाई बढ़िया, सुखी परिवार, जगह परिवार सब चौका जाए, बढ़िया सेहत वगैरह बढ़िया है, बस एक छोटी सी टसूसना बोले मारवाड़ी में, कि भाई थोड़ी सी समस्या है कि नौकरी नहीं लग रही। मगर जी प्रभु, आ तो सबका ही रही उम्र में। तब तक मैं ठीक था। उन्होंने कहा 2025 में तू नौकरी लाग जा। ये बात है 2022 की। मैं जब बिन मन नहीं मनना रेमो को मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ला बारी मी में लाग जाऊँ मैं। उसके बाद में इतने मौके बने हैं, मतलब मेरे 2 दिन पहले मैसेज आता है कि आपका राजस्थान कांस्टेबल का जयपुर से फिजिकल के लिए आपको आना है 2 दिन पहले, दिवाली से पहले। और सर है रहा खाकार बढ़िया, दिवाली पर मीटो कौन छोड़े। तो मैं भाई ना तो मेरे से फिजिकल निकले। मेरे दोस्त कहते तो देर तो आ कहीं पे तो निकल जा। अरे वो फिजिकल को तो पता होगा ना, मन जरूर निकाल देला वे। उसके बाद में पटवारी मैंने दी। उसमें बताओ फोर्थ शिफ्ट में था, नॉर्मलाइजेशन से 17 नंबर डाउन कर दिए मेरे। वीडियो का मैंने मेंस दिया, उम्मीद थी हो जाएगा, नहीं हुआ। उसके बाद में एसआई का मैंने फिजिकल दिया, नहीं हुआ। उसके अलावा 2-3 छोटे मोटे एग्जाम और दिए, किसी में नहीं हुआ। और इस मंथ, मतलब मुझे फिर उसकी बात इस साल से याद आने लगी। 24 तो गया, फिर 25 में अब कह देगा आप गया कि हुआ। इसका मतलब ये नहीं कह रहा एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो भविष्य उन्होंने बताया और वो सच था। इसी से मैं जोड़ना चाहूंगा, आप में से कोई चाहता है कि मैं आपका भविष्य बताऊं? कितने लोग चाहते हो? अरे हाँ 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 करनी है, मना नहीं करना। बताओ। 2-4 ही कह रहे। क्या देख ली क्या वहां की क्लास मेरी किसी ने? तो फिर मना क्यों कर रहे हो? हाँ मुझे पता है, जब भविष्य पता चलता है तो आप संभावनाएं खत्म हो जाती है, जीवन में अट्रैक्शन नहीं बचता। तो तान गाय लगे, मैं बता ही दूल्हा। बताओ फिर भी। करो या 10-5 जने तो करो। किस किस को जानना है? आपको जानना है? आप लोगों को? सर आपको? आप में से? या कहीं करो। चलो ठीक है। देखो, नहीं जानने वाले बहुत है, लेकिन जानने वाले भी तो हैं, मुझे उनका तो देखना ही पड़ेगा ना। मैं जीवन में 2-3 साल पहले से यही सोचता था कि मुझे अगर मेरा भविष्य पता हो और मैं उसको चेंज कर पाऊँ। हर किसी का एक ड्रीम होता है। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ, हालांकि थोड़ी सी सेंसिटिव है, बट इतनी अच्छी है कि आपको मतलब सेंस रहेगा। सेंसिटिव है लेकिन उसमें सेंस है। मैं आपसे कहूँ कि अभी वाली या फिर नेक्स्ट किसी भी वैकेंसी में आपका नहीं होगा। नन ऑफ यू विल गोना सेलेक्ट इन योर ड्रीम जॉब। मान लो एक बार के लिए, और ये एक्सेप्ट भी कर लो कि नहीं होगा, है ना? तो इसका मतलब आपको आपको मैंने अपना भविष्य बता दिया, आपका बता दिया। अब बताओ, इस भविष्य को आप चेंज कर सकते हो क्या? कर सकते हो ना? कि भाई मुझे पता है मेरा नहीं होगा। अब 6 महीने है मेरे पास, साल है मेरे पास, 2 साल है मेरे पास, मुझे पता है नहीं होगा। उसके बाद मैं तैयारी करूं, फिर मुझे पता है क्यों नहीं होगा, उसका रीजन मुझे पता करना हो, और मैं रीजन पता कर लूं। और फिर मैं कोशिश करूं कि क्या अब मैं उसको चेंज कर सकता हूं क्या। तो यही भविष्य है। आप ये सोच के भी रहना कि मेरा नहीं होगा तो, मेरा नहीं होगा तो जब आपके पास ये क्वेश्चन का ये जो टैग आएगा ना, तो तब आप अपने आप सोचने लगोगे कि अब मुझे क्या करना है। तो दीवार पर लिख लो, कोई दिक्कत कौन, मेरा नहीं होगा। सुबह देखो उसको, शाम तक पढ़ो, 100 बार से पहले फिर सोचो कि ये सही है क्या। आप यकीन मानना, 100% पहली बार सोचोगे यार शायद नहीं होगा, दूसरे दिन शाम को जब देखोगे ना, 99% ही रहोगे कि नहीं होगा, 1% आपके पास आ चुका होगा कि हो जाएगा। ऐसे करते करते सिर्फ 100 दिन के अंदर ना, आप उधर से इधर आ जाओगे। इससे आपको, जो हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, उसके साथ आप थोड़ा मोटिवेट और डिमोटिवेट भी रहते हैं। जब हम थोड़ा सा चीज़ों को इस तरह देखते हैं ना, मतलब पेसिमिस्ट टाइप, तो आप फिर ऑप्टिमिज्म की तरफ भी जाते हैं। इसमें एक चीज़ होती है, हर कोई आपको दिखाता है कि वो जहाँ आपकी जो रैंक है ना, वहाँ पर बहुत सारा उजाला है। वो कोई नहीं बताता कि वहां तक पहुंचने के लिए आपकी पूरा जो पाथ है उसमें अंधेरा हो रखा है ना? मैं आपसे उल्टा कह रहा हूँ कि वहां जो आपकी रैंक है ना, वहां पर अंधेरा है, और वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास उजाला है। ये चीज सोच के काम करोगे ना, कोई लोड नहीं आएगी। आपके पास पूरा उजाला है, वहां अंधेरा है। आप
अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि वहां तक पहुंचते पहुंचते या तो वहां उजाला हो जाए या आप जाके कर दो। तो ये चीज सोच के पढ़ो। अगर मैं उस स्तर तक, क्योंकि बुरे से बुरा इससे ज्यादा बुरा होने से रहा, और जब आपको ये पता होगा तो आप अपने आप इसके लिए इतना इतना अच्छा प्रयत्न करना शुरू करोगे कि आपको लगेगा कि आप धीरे धीरे चीजों में बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो ये 3C की बात ही। उसके अलावा कॉन्फिडेंस वाला आ ही गया। अब इसके अलावा बताओ मुझे, हाँ प्राइमरी तो रही गया। प्राइमरी आंसर राइटिंग में मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो कुछ बात होती है कि आंसर राइटिंग में आपको प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना होता है। किस पर ध्यान देना होता है? और मैं सच बता रहा हूँ, था मजाक लाग रही होला। ये 5 साल मुझे इसीलिए लगे। हालांकि मैंने रोज मैं आंसर राइटिंग तब से ही करता था, लेकिन वही है ना कि मैं ऑनलाइन था। ऑनलाइन वाले मेरे बंधु जो सुन रहे हैं, खुश हो जाओ, मैं ऑनलाइन से था, है ना। तो उसमें क्या था, मैं आइसोलेट था, मुझे नहीं पता ना आसपास क्या चल रहा है। मुझे लगता था मैं अच्छा कर रहा हूँ। 21 तक मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दे रहा हूँ, अपने आपने बहुत अच्छी चीज़ भी थी, और मुझे लगता था ये सही है। लेकिन वो मेरे लिए कूप मंडूक वाली बात हो गई। मुझे पता ही नहीं था कि आंसर और कैसे लिखे जा सकते हैं। तो वहाँ मेरे नंबर थोड़े उस हिसाब से डाउन आए। फिर जब मैं इस वैकेंसी में आया और 2-3 ग्रुप बने, पहले कई लोगों से मैं मिला, या फिर मुझे लगने लगा कि मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, तब जाके चीज़ें मेरी डेवलप हुई। तो आंसर राइटिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको इसको कंटिन्यू रखना है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहना है, आपको रोज लिखते रहना है। उसके बाद में फिर दूसरी चीज़ आती है, आप अभी से पेन वगैरह पे थोड़ा ध्यान देने लगो। ये पेन यूज़ करो, आपको सही लगेगा। उसके अलावा आंसर राइटिंग में 2-4 मेजर बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी है। सब जब शुरुआत में 1-2 दिन 1-2 महीने तो आपको ऐसा लगेगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं लिखूं क्या। ये लिख भी दिया तो यहाँ जो मन खुद की इच्छा को नहीं पड़वाएगी कि वो मैं कहीं लिखे उसे। तो ये आएंगे, ये सबके फेज होते हैं। अगर आपके साथ ये आ रहा है ना, तो आप ये समझो यू आर ऑन दी राइट ट्रैक। आपको ये लग रही है ना 2 बातें कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं, लिख भी दिया तो मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा मैंने लिखा क्या है, तो आप सही राह पर हो। तो उससे घबराना नहीं है। दूसरा, पूरे दिन जो पढ़ रहे हो उसी के क्वेश्चन लिखो। उसको कम से कम 8-10 घंटे पहले लिख के रखो कॉपी में। तो दिमाग अपने आप बार बार सोचने की प्रैक्टिस करेगा, सोचेगा ना, दिमाग इन्वॉल्व होगा आंसर राइटिंग में। उसके अलावा पेन का मैंने बता ही दिया। और जैसे 10 दिन में जब भी अपने टेस्ट होते हैं उसको अटेम्प्ट करो। एक लोगों की समस्या रहती है कि मेरे ये सिलेबस नहीं हुआ, ये मेरा टॉपिक नहीं हुआ। आपको सच में लगता है कि ये ऐसा दिन आएगा, जो डोम्स डे जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, आपको सब याद हो चुका होगा, और आप बस लिखना ही शुरू करोगे? आपको लगता है ऐसा दिन आएगा कभी? कितनों को लगता है डोम्स डे की, किसको चाहत है ना? तो वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं बुधवार का दिन मेरा फिक्स होता था, जिस दिन मेरे को टेस्ट देने थे तो देने ही थे। प्रीलिम्स के मैंने शुरू किए थे, रोज तो मैं मेंस का तो लिखता ही था। उस समय जब मेरे पास कुछ नहीं था, शुरू ही किया था, और वहाँ पर कोई 50-60 नंबर आते थे 200 में से, पर मैंने किए, मैंने लिखे, मैंने बार बार दिए। क्योंकि कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी है ना। क्योंकि अच्छा तभी लगता है। पहला पेपर दूँ उसमें मेरे 120 नंबर आ गए, फिर कभी 10 आ जाए, 110 आ जाए, फिर 105, 103, 107, यहाँ उसमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा वहाँ लगता है मेरे 50 थे, वहाँ मेरे कितने हैं, 120। अच्छा कब लगता है? जब मेरे 1010 रैंक हो और वहाँ से कहाँ आए। तो अच्छा लगने के लिए जरूरी है कि आप तब से शुरू करो जब आप अपने जीवन के, अपने टैलेंट के सबसे हार्श पॉइंट पर हो, है ना। हिंदी में हार्श बोलते हैं कमी, और अंग्रेजी में HARS हार्श। तो हिंदी वाला बोल रहा हूँ मैं, हार्श मतलब सबसे डाउनफॉल पे हो, तब से शुरू करो। क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपको लगेगा कि मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ। तो वो कब होगा? आंसर राइटिंग, या फिर अभी से चीज़ें शुरू करोगे तब। उसके अलावा अभी तो मैं 1-2 चीज़ें बोलने में था, मैं भूल गया शायद ना। अब मतलब अब आप में से किसी को कोई डाउट हो, कोई बात हो, तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो आप विद्वान हैं सारे ही, नो डाउट। बट फिर भी किसी को लगता हो कि ये कुछ बात, सर ये पॉइंट हमें लगता है। क्योंकि मैंने जनरली देखो कोशिश की है कि हम सिलेबस या पढ़ाई के अलावा थोड़ा सा चीज़ों को, और चीज़ों को करें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो जनरली एड्रेस नहीं होते। मेरे खुद के भी कभी एड्रेस नहीं हुए, और मुझे लगता है सबसे बड़ी ज़रूरत इन इन बातों की, इनको एड्रेस करने की है। मैं बार बार PYQ का ये महत्व है, सिलेबस याद रखो, ये करो, सबने बताया है और आप सब समझदार हैं। बस चीज़ें ये हैं कि ऐसी चीज़ें जिन पे कोई बात ही नहीं करता, तो मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि मैं थोड़ा ऐसे ही टॉपिक लूँ जिनमें आप भी कंफर्टेबल हो, मैं भी कंफर्टेबल हूँ, और हमारे लिए ज़रूरी हो। एजुकेशन की जर्नी में सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, है ना। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो हम मैनेजमेंट सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं होता, हमारे पूरे जीवन का, हमारे पूरे समय का मैनेजमेंट होता है। और वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आप सारी चीज़ें मैनेज करो। तो मेरे कहने से अच्छा टाइम टेबल, हाँ टाइम टेबल से याद हो, मत पीछे भागना टाइम टेबल के, है ना।
जैसे उस बैच में एक दो बच्चे मिले, वो कहे कि सर मैं 2 दिन तो टाइम टेबल बना लूँ कि मेरे को ऐसे करना है, और जब तीसरा दिन होता है मुझसे वो नहीं होता, फिर मैं डिमोटिवेट होता हूँ, उसका क्या करूँ? तो मैंने कहा तू बनाता ही क्यों है फिर? जीवन में ऐसे सोर्स रखो ही मत ना जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हो। बस इतना ध्यान रखो, मुझे 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं। उस पढ़ने का मतलब है उसमें मुझे समझ में आ रहा हो, मेरे सामने किताब हो, कॉपियाँ हो, पेन हो, मैं कुछ लिखता भी रहूँ, मैं टेस्ट भी देता रहूँ, ये सब चलता रहे। उस 10 से 12 घंटे बस मुझे वो पढ़ना है। इसका कोई मतलब नहीं है उसमें क्या पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ, नो नो लिमिट, पढ़े जाओ। मैं मेरी बताऊँ तो मैं क्या है कि एक सब्जेक्ट आप पूरे दिन लेके बैठते हो ना, ऑब्वियस आदमी बोर होता ही है। मेरा फिक्स था कि मुझे दिन में कम से कम 8 से 10 सब्जेक्ट निकालने थे, एक एक घंटा मैं सारे सब्जेक्ट्स को देता था। पॉलिटी 1 घंटा, 1 घंटा होता ही दूसरे घंटे में 5 मिनट का गैप लेके, मतलब कि भाई दूसरा ले लिया। ये भी आप ट्राई कर सकते हो, मैंने सारे फॉर्मूले ट्राई किए थे। सर भी बताते हैं कि 15 दिन आप एक सब्जेक्ट में रहो फिर दूसरे में शिफ्ट करो। मैंने वो भी ट्राई किया, मेरे से नहीं हो पाया। 15 दिन ही निकालने दुभर हो गए मेरे लिए, मेरे को दूसरा सब्जेक्ट कब आएगा? तो आप ये भी कर सकते हो, एक एक दो दो घंटा रोज नए नए अपने सब्जेक्ट लो। उसके अलावा फिर भूल गो मैं, एक चीज़ थी कि सारी हो गई, एक मैं ब्लैक मार रहा हूँ उसको, क्या है थी वो? तो ये मेजर चीज़ है। उसके अलावा बताओ कोई और बात हो तो आप, याद आएगी तब पूछूंगा, मैं बताऊंगा तो। कुछ था तो सही। हम्म, छूट रही है ये। हाँ सर, हो गया। ठीक है, तो बता दो कोई है तो भाई बात, फिर कल आप आदम किया आदम। क्या मैम? वापस से आ जाना? हाँ बात तो सही है था कि, और उसके अलावा कोई? ऑल क्लियर? वी ऑल आर स्कॉलर्स, है ना? तो बढ़िया पढ़ाई करो। पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी अपने आप पे देना। चोको खाओ, चोको पहरो, चोको काम करो, चौका शौक रखो, चौकी पढ़ाई करो। ठीक है? और मैं मेरी बताऊं, मैं सच में बढ़िया बिंदास रहा हूँ हमेशा से, आज भी हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा जीवन में भी रहूं। तो हमारे लिए हर बार, हर हमेशा कोई ना कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबका ध्यान रखना है। और पढ़ाई ही ऐसा नहीं कि बस उसी के पीछे पड़े रहो। आप जिन चीज़ों के प्रति ज़्यादा भागोगे, आपको खुद को लगेगा कि वो हमसे छूटती जा रही है। इसलिए सबको साथ में रखने की कोशिश मत करना। जिसको साथ रहना होगा वो रहेगा, चाहे पढ़ाई हो, ग्रामर में हो, कॉम्प्रिहेंसिव में हो, कोई सब्जेक्ट हो। ज़्यादा फोर्स नहीं करना, सारे सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। हर चीज़ में एक सीधा सा एक कंसेप्ट चलता है कि आप हर चीज़ में जो है विराट कोहली मत बनो, आप एमएसडी भी बन के काम निकाल सकते हो, है ना? तो मतलब हर सब्जेक्ट आपके लिए ज़रूरी है। ऑलराउंडर रहो, हर सब्जेक्ट आपका एवरेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइंस ही हो गई बस पॉलिटी हो गई। ठीक है? तो मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। ठीक है?